नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में बात करेंगे 11 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ PET एग्जाम और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए यह हेल्प करेगी। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस नेशनल अफेयर, यानी फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मामलों की। तो स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, कहाँ पे है यह? मेरठ में है। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साइन MOU विथ सिनर्जी यूनिवर्सिटी मॉस्को रसिया, यानी यह रूस की सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है। सिनर्जी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। इससे दोनों जो है कह सकते हैं कि दोनों देशों के माध्यम से या दोनों यूनिवर्सिटी के माध्यम से अकादमिक यानी एकेडमिक आदान प्रदान, केस राइटिंग, रिसर्च, पाठ्यक्रम विकास पर आपसी सहयोग बढ़ेगा। दोस्तों, सिनर्जी विश्वविद्यालय मॉस्को 1988 में स्थापित रूस के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो यह जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं विद द एग्रीमेंट बोथ द यूनिवर्सिटी विल कोऑपरेट ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सचेंज, केस राइटिंग, रिसर्च, कैरिकुलम डेवलपमेंट, इन सब के विकास पर यह दोनों यूनिवर्सिटी काम करेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख का नाम आते ही यह एक सुंदर सा केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत ही सुंदर, जो कि जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य हुआ करता था, स्पेशल स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 रीऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग जम्मू कश्मीर के तहत यह जो है दो केंद्र शासित राज्यों में बट गया है, यानी 2 यूनियन टेरिटरी में, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयर फोर्स हैज कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स इन द वर्ल्ड इन लद्दाख। कहां पर किया है? लद्दाख में किया है। तो द एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड at the advanced landing ground at Neoma, which control the operations of fixed wing aircraft and helicopters operating in the eastern Ladakh region। तो यह न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। यह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को कंट्रोल करेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी खबर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, चूंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर बगल में ही गलवान घाटी है, जिससे कि भारत और चीन के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थितियां रही हैं। हालांकि 15 महीनों तक आमने सामने रहने के पश्चात ही पूर्वी लद्दाख के गोगरा में यहां से अब जवानों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की है। फिर भी भारत इस क्षेत्र को लेकर के काफी सचेत है कि चाइना कहीं ना कहीं कुछ न गलत हरकत कर जाए। तो ऐसे में भारत वहां पर भीष्म 90 T-72 अजय टैंक जैसे तैनात किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ मिक्स डोज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन अप्रूव्ड इन द कंट्री। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो कोई कोविशील्ड लगवा रहा है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की, इसी तरह से कोवैक्सीन की लगवा रहा है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की। लेकिन अभी रिसर्च से पता चला है कि इन दोनों का मिक्स डोज बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, यानी इसका कारगर यह इसके लिए यही कारण है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और DCGI ने भी मंजूरी दे दी है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन परमिशन टू कंडक्ट ए स्टडी ऑन मिक्स्ड डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कारण क्योंकि भारत में ज्यादातर हम लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन का ही प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी और भी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक भारत में शुरू हो गई है, मडर्ना शुरू हो गई है, अभी कल ही न्यूज में बताया था जॉनसन एंड जॉनसन
जाइडस कैडिला, इन सब की भी बात, यानी रोज एक न एक कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस तरह से बहुत सारी वैक्सीन हो जाएंगी जो कि कोरोना नामक इस महामारी से लड़ने में कारगर सिद्ध होंगी। तो इन दोनों पर रिसर्च किया जा रहा है कि इन दोनों का मिक्स डोज काफी असरदार सिद्ध हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन की मिक्स डोज पर अध्ययन किया तो नतीजे हैरान करने वाले मिले, यानी इसका जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव मिल रहा है। तो इस तरह से इस मिक्स डोज को लेकर दुनिया भर में किए जा रहे अध्ययनों को भी बल मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। आईएनएस तलवार पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइजेज विद ए कीनियन नोवेल शिप। कीनिया, हाँ केन्या या कीनिया भी कहते हैं। तो केन्या कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित देश है। आगे अभी मानचित्र में अच्छे से चर्चा करेंगे, पहले खबरों को देखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं कि यानी 6 अगस्त तक चला था कटलैक्स एक्सप्रेस अभ्यास। तो उसके समापन के बाद ही यानी 7 अगस्त को, 6 अगस्त को खत्म हुआ, फिर आईएनएस तलवार ने 7 अगस्त को ही कीनियाई नौसेना के जहाज सुजा, क्या नाम है? सुजा के साथ, जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो उसके साथ समुद्री भागीदारी में उसने एक्सरसाइज किया। तो बेसिक मैन्यूवर्स वर कैरीड आउट बाय द शिप टू इनहांस रेसिप्रोसिटी एंड स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी पारस्परिकता बढ़ाने एंड समुद्र सहयोग को मजबूत करने के लिए जहाजों द्वारा यह एक्सरसाइज पूरा किया गया। तो ए मेजर फोकस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अमॉन्ग अदर कंट्रीज रिगार्डिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो यानी कह सकते हैं कि यह मुख्य इसका फोकस समुद्री सुरक्षा, समुद्री जागरूकता के संबंध में दूसरे के देशों के बीच में सूचना का आदान प्रदान, सूचना प्रवाह करना है। तो इसलिए यह किया गया। इस तरह से ऑन कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज आईएनएस तलवार थैंक द कीनियन नेवी फॉर होस्टिंग देम इन मोम्बासा, ये मोम्बासा तट पर ही स्थित शहर है कीनिया के, एंड केएनएस सुजा कमांडेड द इंडियन नेवी फॉर इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन साउदर्न इंडियन ओशियन रीजन। तो दोस्तों कटलास जो यह एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज था, यह 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चला था। इस अभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, यूएस, यूके, इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यह सब पार्टिसिपेट किए थे। थोड़ा सा कीनिया के बारे में देख लेते हैं। मानचित्र जरूर देखें। यहां पर आप देख सकते हैं यह इंडियन ओशियन है, यानी इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा भारत मिलेगा कहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कीनिया, इसकी राजधानी नैरोबी है, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट केन्या है। और दोस्तों ये देख रहे हैं ना 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया भी यह देख रहे हैं ना यूकेटी, याद रखिएगा यूकेटी, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, देख रहे हैं ना युगांडा भी टच कर रहा है, कीनिया भी कर रहा है और तंजानिया कर रहा है। अब इन तीनों की राजधानियां भी आपको याद करना आवश्यक है। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला है, कीनिया की नैरोबी है और तंजानिया की डोडोमा कैपिटल है। और दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन तंजानिया कंट्री, तंजानिया में ही स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यह जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने बताया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नाउ इंडिया एंड अमेरिका विल वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव वेदर एंड मानसून फोरकास्ट। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अक्सर न्यूज में कि मानसून का पूर्वानुमान किया जाता है, पता चला बोलेंगे कि आज जो है वर्षा होगी, तो उस दिन चिलचिलाती धूप निकली रहती है। तो ऐसे में संसदीय समिति ने काफी चिंता व्यक्त की कि हम पूर्वानुमान ठीक से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि अमेरिकी निकायों के साथ मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डाटा विश्लेषण और सहयोग पर समझौते पर भारत ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किया है। तो द एग्रीमेंट वाज साइन बाय इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं GA रामदास एंड यूएस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिसर्च एंड एक्टिंग चीफ साइंटिस्ट क्रेग मैकलेन ऑफ द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन
मंडे, यानी मंडे को हस्ताक्षर किया दोनों देशों ने। तो इसके परिणाम स्वरूप दोनों निकाय सुधार के लिए उत्तरी हिंद महासागर में अफ्रीकी, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी तथा ओशन मूरड बॉय नेटवर्क में NOAA और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच में मौसम और मौसम के पूर्वानुमान, मानसून के पूर्वानुमान के लिए रिसर्च मूरड एरे विकास में तकनीकी सहयोग को बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जैसे अपने भारत में मानसून का आगमन कब होता है, अगर बात की जाए तो 25 मई को ही अंडमान निकोबार में दस्तक दे देता है और 1 जून को केरल के तट से टकराता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेता है और फिर पंजाब पहुंचते पहुंचते यह मानसून क्षीण होने लगता है, यानी सितंबर माह तक। और उसके बाद चूंकि पूरा भारत तरल हो जाता है, तो अब क्या होगा, अगर इसके कंपैरिजन में बात किया जाए तो यहां लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो यहां से हवाएं लौटने लगती हैं। इसे ही उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। फिर समुद्र से और आर्द्रता लेकर यह हवाएं तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी खासकर अक्टूबर नवंबर में वर्षा करा देती हैं। तो इसे रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। और आता हुआ मानसून कहाँ आता है, मालाबार कोस्ट पे आता है। और लौटता हुआ मानसून किस तट से टकराता है, कोरोमंडल कोस्ट से टकराता है। तो इसकी भविष्यवाणी और अच्छे से सुनिश्चित की जा सकेगी, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री वन धन योजना। दोस्तों यह योजना खासकर वनवासियों, आदिवासियों या ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के उद्देश्य से यह चलाई गई। और दोस्तों यही कारण है चूंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है, भारतीय फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना को लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। तो यह वन धन योजना के तहत इसमें जो ट्राइफेड है वह हेल्प करेगा। तो इस योजना के तहत आदिवासी जनजाति समुदाय के जीवन यापन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों आदिवासी कौन है, तो ट्राइबल ग्रुप है। भारत में 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इसका पूरा अध्ययन ठक्कर बप्पा ने किया था। यही कारण है भारत में फादर ऑफ कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप, यानी जनजातियों का पिता जो कहा जाता है, ठक्कर बप्पा साहब को कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत में जनजातियों का प्रतिशत 8.6% है टोटल पॉपुलेशन में, यानी 10 करोड़ 42 लाख से अधिक जनसंख्या जनजातीय समुदायों की है। भारत में जनजातियां जैसे सबसे बड़ी जनजाति गोंड ट्राइब्स है, याद रखेंगे। मीणा जनजाति राजस्थान में है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, मिनियोंग, हाँ अपातानी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह से नागालैंड में अंगामी, हेड हंटर्स, कोन्याक पाई जाती हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चेंचू पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा ट्राइब्स पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में गद्दी बकरवाल पाई जाती हैं। और इसी तरह से डोगरा भी पाई जाती हैं, डोगरी ट्राइब्स पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में गोंड है, अबुझमारिया है, बैगा है, ये सब जनजातियां। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। राजस्थान में बताया ही मीना है, सहरिया है, अगहरिया है, कालबेलिया है, ये सब ट्राइब्स पाई जाती हैं। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा, शोम्पेन, सैंटेल, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, हाँ ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। हमारे देश की धरोहर हैं, सांस्कृतिक विरासत हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं। इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। यही कारण है कि सरकार इनके लिए नित प्रयासरत रहती है और हमारे संविधान में इनके लिए विशेष उल्लेख किया गया है, जैसे कि वह हम लोगों के साथ साथ उनका भी उत्थान हो और जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और कदम बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना भी योगदान दें। तो इसलिए यह वन धन योजना चलाई गई है उनके विकास के लिए। तो इस तरह से योजना के तहत हर जिले में 15 केंद्र स्थापित रखने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक पंचायत में 20 लोगों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ट्राइफेड एक नोडल एजेंसी है। जो ट्राइफेड ने अब तक के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक वन धन केंद्रों की स्थापना
स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और दोस्तों ट्राइफेड क्या है, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। कल दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था विश्व शेर दिवस, तो आज हम इसी से संबंधित बात करेंगे कि एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन कंट्री 674, यानी भारत में 674। हालांकि वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो शेरों की संख्या घटी है, लेकिन हमारे देश में बढ़ी है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं इसमें कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने विश्व शेर दिवस पर यह जानकारी दी है। तो 5 दशकों के प्रयासों की वजह से शेरों की संख्या में 180 से 4 गुना बढ़ी है। हाँ, याद रखेंगे, जबकि यहां पर देखा जाए तो 1950 में 1 लाख जनसंख्या हुआ करती थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अब 20,000 बचे हैं। तो इस तरह से अफ्रीका में शेरों की संख्या अब मात्र 20,000 है। और इस तरह कारण क्या है कि जंगलों को खत्म कर दिया जा रहा है और वैश्विक स्तर पर इनकी आबादी 40% तक डाउन हो गई है। लेकिन इसके उलट देखा जाए तो भारत में इसकी आबादी बढ़ी है। भारत में एशियाटिक लायन के लिए गिर नेशनल पार्क जाना जाता है, जो 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह जो है देख सकते हैं कि 1974 में 180 शेर बचे थे, 2010 में ये 400 और आज 674 हो गए हैं। 2015 में 529 थे, तो 29% की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे आरबीआई अपॉइंट्स नीरज चोपड़ा फॉर इट्स बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन। तो देखिए शुरू हो गया सिलसिला। यह जो है अब इंडिया के सबसे टॉप ब्रांड के रूप में आ गए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड विज्ञापन अब शुरू हो गया है। तो रिजर्व बैंक ने सबसे पहले उनको हायर किया है डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को चेतावनी देते, जैसे अमिताभ बच्चन बताते रहते हैं, उस तरह से अब ये बताते नजर आएंगे। तो द सेंट्रल बैंक हैज आस्क्ड पीपल टू बी ए लिटिल कॉशंस एज डूइंग सो कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ए लॉट ऑफ ट्रबल। ए लिटिल कॉशन टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ ट्रबल। तो इस तरह के कोटेशंस बोलेंगे कि ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी किसी को ना बताएं। अब यह नीरज चोपड़ा जी बोलेंगे। तो ये विज्ञापन की दुनिया के विशेषज्ञों के मुताबिक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने के बाद चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू अभी टॉप पर है। जल्द ही बाइजूस और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी मशहूर कंपनियां भी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हैं। अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज में भी सुना होगा कि बाइजूस ने भी 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है गोल्ड मेडलिस्ट को, एंड अदर जो पदक विजेता हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया कंपनी देगी। तो इस तरह से यह ब्रांड एम्बेसडर आने वाले दिनों में हो सकते हैं। और वैसे चोपड़ा ने इससे पहले जिलेट इंडिया, जिलाइट नेचुरल जैसी कई कंपनियों के विज्ञापन में काम किया है। उनके 28 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसका फायदा ब्रांड को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे वह जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों ईरान न्यू फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ स्टाफ। यहां पर देख रहे हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं और यह पहले उपराष्ट्रपति ईरान के नियुक्त किए गए हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, इब्राहिम राइसी ने मोहम्मद मोखबर को अपना पहला उपराष्ट्रपति और घोल महोसिन इस्माइली को अपना चीफ ऑफ स्टेट के रूप में नामित किया है। तो यह 1979 के बाद पहली बार होगा कि ईरान के राष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ सभी संयुक्त राज्य या यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृति होने के बाद कार्यालय में प्रवेश करेंगे। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में दोस्तों। तो नागालैंड विन 7 नेशनल अवार्ड अंडर वन धन योजना स्कीम। ऊपर हमने बताया था इसी स्कीम के बारे में। तो यह पुरस्कार वितरित करती है और यह जो पुरस्कार ट्राइबल स्टेट को यहाँ पर मतलब जनजातीय समूह ज्यादा पाए जाते हैं वहीं मिलता है। तो आप देख रहे हैं यह 3 कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन है, 2 कैटेगरीज में थर्ड पोजीशन है, यानी बेस्ट सर्वे स्टेट, बेस्ट ट्रेनिंग में, मोस्ट नंबर ऑफ VKC इस्टेब्लिश में, बेस्ट सेल्स जनरेटेड, बेस्ट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में थर्ड रैंक है। इसी तरह से यहाँ पर गूसबेरी यानी आंवला की शराब के मामले में भी यह अवार्ड पाया है। तो इस तरह से टोटल 7 अवार्ड पाए हैं। इसमें हमने इसको पूरा इसके बारे में बताया है, तो इसको जरूर देखिएगा।
और अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। बैंक्स विल बी फाइंड फॉर नॉट हैविंग कैश इन एटीएम। दोस्तों अक्सर हम लोग जब एटीएम जाते हैं कभी कभी लिखा रहता है कि बैंक में एटीएम में पैसा नहीं है, तो अगर अब ऐसा बैंक करेंगी तो उन बैंक पर आरबीआई जुर्माना लगाएगी, यानी 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह जो है अक्सर इस दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और दोस्तों यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। तो एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो 10 घंटे से अधिक समय तक अगर आपके पास कैश रहने संबंधित बैंक पर यह जुर्माना लगाया, यानी 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर तुरंत आरबीआई बैंक पर 10,000 का जुर्माना लगाएगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ही नोट को जारी करने की जिम्मेदारी होती है, तो इस तरह से यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम पूरे इंडिया में हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। आफ्टर लीविंग बार्सिलोना, दोस्तों अब बार्सिलोना बिना लियोनेल मैसी के खेलेगा। तो बार्सिलोना छोड़ने के बाद अब फ्रांस के इस क्लब यानी कौन से पीएसजी से जुड़ गए हैं लियोनेल मैसी, यानी पेरिस सेंट जर्मन ग्रुप से वह जुड़ गए हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैसी को हर साल 35 मिलियन यूरो यानी करीब 4 अरब रुपए मिलेंगे। तो बार्सिलोना का अनुबंध समाप्त होने के बाद मैसी फुटबॉल इतिहास में किसी क्लब के लिए उपलब्ध होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस तरह से यह भी नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। कल दोस्तों 2 दिवस था, एक विश्व शेर दिवस था और विश्व जैव ईंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज हमने इसको ले लिया है। हालांकि यह 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। हर साल ईंधन के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे हम लोग एथेनॉल के रूप में, बायोडीजल के रूप में जटरोफा, करंज, इन सब को बायोडीजल बना करके यूज कर रहे हैं, जिससे कि जीवाश्म ईंधन को बचाया जा सके। तो जीवाश्म ईंधन का यह अच्छे विकल्प हो सकते हैं। यही कारण है कि विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत सरकार ने भी 2015 से, यानी 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा है। तो यह दिवस रुडोल्फ डीजल के किए गए अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में मनाया जाता है। 1853 में उन्होंने मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। और इस बार का जो थीम है प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट, यानी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है। तो कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का जलना कम होगा, तो जिससे जो है पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का जो, चूंकि यह एक संसाधन हमारे आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे, तो इनका कुछ ना कुछ विकल्प तो तैयार करना ही होगा। और इनसे प्रदूषण भी फैलता है, तो इस पर हम काबू पा सकेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दूसरी सीरीज में हम बात कर रहे हैं। कल जैसे हम लोगों ने बात किया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों जैसे 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा था, उसी तरह से 1833 से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, याद हो जाएगा। और इन्हीं के समय में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध को अवैध घोषित किया गया था। तो याद हो तो 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने भी सहायता की थी। राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का प्रणेता कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया के वह जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो वह जो है सती प्रथा, और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। दोस्तों इसी वर्ष ही विधि आयोग की स्थापना हुई थी, 1833 एक्ट के तहत ही बनाया गया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और व्यावसायिक निकाय यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर और कंट्रोल स्थापित कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। यानी अब जो है 1833 एक्ट के बाद से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना रह गया है, यानी प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशासनिक निकाय के रूप में उसको चेंज कर दिया। अब व्यापार
पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को उसके हाथ से छीन लिया गया। अब उसका काम क्या है? प्रशासन करना रह गया। और इसी एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू कराने का प्रयास किया गया, जिसे 1853 में प्रावधान लाया गया। और 1853 का जो चार्टर एक्ट है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू एंड द कंपनीज इंडियन रूल एट एनी टाइम। यानी अब क्या है, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर मजबूत नकेल कसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और भारतीय शासन में, यानी इस कंपनी के भारतीय शासन को कभी भी वह समाप्त कर सकता है, जो कि हम 1858 में बताएंगे जो है। तो यह महत्वपूर्ण है। और 1853 चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, इसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार अब तय करेगी उनकी सैलरी को, लेकिन भुगतान कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बंगाल के लिए सेपरेट अब गवर्नर की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और इसी तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य को क्राउन नामांकित करेगा। और दोस्तों, इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनकी हड़प नीति तो सुना ही होगा। तो इस तरह से पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। और भारतीय विधि आयोग की जो रिपोर्ट 1833 में, तो उस पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी लॉ कमीशन का गठन का प्रावधान किया गया था। और सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा आयोजित करने का भी प्रावधान इसमें लाया गया। तो इस तरह से यह आज हम लोग यहां तक बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। अब आते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं और लगभग सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं नीतू गौतम, विनोद जायसवाल, गोलू पासवान, रेणु बाला, मनोज कुमार मनोज, श्रवण खालिंग, कुमार विवेक, सुनंदा बेहरा, अभय रिथोरिया, एकता, निधि राठौर, साई तेजा डुग्गी, मुस्कान हारून शेख, सतीश कुमार दुबे, पूर्णिमा जायसवाल, संजय नेगी, स्नेहा शर्मा, स्वप्निका सिंह, प्रतीक झा, डॉक्टर BL देवांगन, नीरज यादव, अभिषेक यादव, सूरज उपाध्याय, प्रतीक गंडोत्रा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ हैज इंटर इनटू एन एजुकेशनल एग्रीमेंट विथ विच फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सिनर्जी यूनिवर्सिटी या नानयांग यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन एयर फोर्स कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन द वर्ल्ड? सिक्किम में बनाया है, लद्दाख में, शिमला में या श्रीनगर में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रिगेट हैज पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज विद द कीनियन नेवी शिप शुजा, जिसे KNS शुजा कहा जाता है? तो INS तरुण, INS तरकश, INS तलवार या INS टबर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के निदेशक कौन है? यहां से इसको दा काट दीजिएगा, आई एम सॉरी। तो इस तरह से राजू रामदास हैं, गिदगु आनंद रामदास हैं, आनंदी किज्जू हैं या राजेश गोयल हैं? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री वन धन योजना लॉन्च? 2016, 2017, 2018 या 2019? अंबेडकर दिवस के दिन। एंड नेक्स्ट है, विच फुटबॉलर हैज साइन ए 2-year contract with French club Paris Saint-Germain PSG after leaving the Barcelona club? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, सर्जियो रामोस या लियोनेल मेसी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has appointed Neeraj Chopra for its banking fraud awareness campaign? State Bank of India, Reserve Bank of India, ACI Development Bank, HDFC Bank? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does ATM stand for? ATM का क्या अर्थ है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑल टाइम मनी या ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त? एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल केम टू बी कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा किस एक्ट के तहत? 1793 चार्टर एक्ट, 1830
1813 चार्टर एक्ट या 1833 चार्टर एक्ट या 1853 चार्टर एक्ट। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।